प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, हमारा रीतिकाल से संबंधित टॉपिक चल रहा है। रीतिकाल की समय सीमा एवं रीतिकाल का नामकरण हमने पहली वीडियो में दर्शा चुके हैं। तो आज हम रीतिकाल क्या है और रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है समझाएंगे। तो देखो, तो हम बता देते हैं आज रीतिकाल क्या है। देखो, रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। रीतिकाल में जो रीति शब्द है उसका प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है कि ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण दिए जाते हैं वे रीति ग्रंथ कहलाते हैं। काव्यांगों के लक्षण, जो इसमें काव्य के अंगों के जो लक्षण होते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, वो रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। देखो, इस काल की जो रीतिकाल है, इस रीतिकाल की जो प्रधान प्रवृत्ति है वो है रीति निरूपण। कहने का भाव ये कि रीति की प्रधानता के कारण इस काल का जो नामकरण किया गया है वो रीतिकाल किया गया है। और रीतिकाल नामकरण क्यों किया गया है? रीति की प्रधानता के कारण इसका रीतिकाल नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें रीति की प्रधानता है, जिसमें जिन ग्रंथों में काव्यांगों के लक्षण उदाहरण दिए जाते हैं वे रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। तो देखो, रीतिकाल का प्रारंभ है वो चिंतामणि की एक पुस्तक है रसविलास, और एक मतीराम की पुस्तक है। कौन सी? रसराज। चिंतामणि की पुस्तक का नाम क्या है? रसविलास। और दूसरे कवि हुए हैं कौन से? मतीराम, और जिनकी पुस्तक का नाम है रसराज। देखो, ये जो दो पुस्तक हैं, चिंतामणि की रसविलास और मतीराम की रसराज, तो जो रीतिकाल का जो प्रारंभ है इन्हीं पुस्तकों से माना जाता है। रीतिकाल का प्रारंभ किन पुस्तकों से माना जाता है? चिंतामणि की रसविलास और मतीराम की रसराज से ही इनका प्रारंभ माना जाता है रीतिकाल का। देखो, रीतिकाल के जो अंतिम कवि हुए हैं, रीतिकाल के अंतिम कवि कौन से हुए हैं? कवि ग्वाल, जिनकी एक रचना है, उस रचना का नाम है रसरंग, जो 1853 ईस्वी में लिखी गई थी। अच्छा, रीतिकाल के अंतिम कवि ये तो थे प्रारंभिक, और अंतिम कवि। प्रारंभिक कवि और अंतिम कवि। देखो, अंतिम कवि थे ग्वाल, और इनकी पुस्तक का क्या नाम था? रसरंग। कब लिखी गई थी? 1853 ईस्वी में। तो प्रारंभ कवि का नाम है चिंतामणि और मतीराम, जिन्होंने रसविलास और रसराज लिखी है, और अंतिम कवि ग्वाल कवि थे, जिन्होंने रसरंग लिखी थी 1853 ईस्वी में। तो देखो बच्चों, आप रीति से संबंधित समझ चुके हैं रीति क्या है। रीति जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं, जिन ग्रंथों में वे रीति ग्रंथ कहलाते हैं।
तो अब ये तो रीति को अब समझ चुके हैं। अब रीतिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हम पढ़ाएंगे। रीतिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। रीतिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। रीतिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो देखो, रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तीन बिंदुओं के आधार पर पूरी समझ जाएंगे। राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थिति। देखो, राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थिति। तीन बिंदुओं के आधार पर आप इसको समझ लेंगे। राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थिति। तो देखो, राजनीतिक परिस्थिति में राजनीति दिखाई गई है। राजा महाराजाओं की क्या राजनीति रही है, जनता के साथ में कैसी राजनीति रही उनकी। तो उस समय रीतिकाल के समय वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो अब हम बताते हैं आपको। देखो, रीतिकाल ने मुगलों का वैभव, पराभव एवं अंग्रेज़ों का उदयकाल देखा है। जो रीतिकाल था, उस रीतिकाल ने मुगलों का वैभव, पराभव और अंग्रेज़ों का उदयकाल देखा है। उस समय मुगल थे, मुगलों का भी वैभव पराभव देखा था, अंग्रेज़ों का उदयकाल भी देखा था उस समय जब रीतिकाल था। अब देखो, रीतिकाल में देखो शाहजहाँ हुए थे और शाहजहाँ ने ताजमहल एवं मयूर सिंहासन जैसे वैभव के प्रतीक का निर्माण कराया था। शाहजहाँ ने किसका निर्माण कराया था? ताजमहल और मयूर सिंहासन। और 1658 ईस्वी में उसे अपने पुत्रों औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में सत्तापूर्ण संघर्ष प्रारंभ हो गया था। तो इसमें जो शाहजहाँ हुए थे रीतिकाल में, शाहजहाँ ने तो ताजमहल का और मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था, जो उनके वैभव का प्रतीक माना जाता है। और 1658 में शाहजहाँ के जो पुत्र थे, उनमें जैसे कि औरंगजेब और दारा सिको, उन दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया था। सत्ता के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया था। यही तो राजनीति है। देखो, औरंगजेब ने दारा सिको की हत्या कर दी थी, एक भाई की हत्या कर दी थी सत्ता के लिए। औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या कर दी थी केवल सत्ता के लिए, कि सत्ता मुझे मिल जाए। यही राजनीति कहलाती है, जिसमें कि भाई बहन कोई भी नहीं होता, राजनीति में कोई अपना नहीं होता। और अपना अधिकार जमा लिया था उन्होंने, उसकी हत्या करके दारा सिको की और अपना अधिकार जमा लिया था। औरंगजेब की जो धार्मिक असहिष्णुता थी, उस असहिष्णुता के कारण जागीरदारों एवं राजाओं ने उपद्रव मचा दिया था, क्योंकि औरंगजेब असहिष्णु व्यक्ति था। और असहिष्णु होने के कारण जो जागीरदार थे और अन्य राजा थे, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ उपद्रव मचा दिया था। औरंगजेब का पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता है।
और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब, इसकी मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद उसका पुत्र था शाह आलम, जो गद्दी पर बैठा। शाह आलम, इसके पुत्र का क्या नाम था? शाह आलम। शाह आलम इसका पुत्र था, जो औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठा। उसके बाद में मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया था। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया था। अब सुनो, रीति काल में विलासवृत्ति में बढ़ोतरी और भी होती चली गई। मतलब रीति काल एक विलासपूर्ण समय बन गया था और केंद्रीय सत्ता की जो पकड़ थी वो ढीली हो गई थी। कैसी हो गई थी? ढीली। इसके बाद में नादिर शाह आए थे। उस नादिर शाह ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। कौन आए थे? नादिर शाह। लिख देता हूं, याद रहेगा आपके। नादिर शाह आए थे और नादिर शाह ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया तथा मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया, क्योंकि शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय को हरा दिया था उन्होंने, और नादिर शाह के बाद में जो रही सही कसर रह गई वो अहमद शाह अब्दाली ने पूरी कर दी थी। किसने की थी? अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली ने रही सही कसर भी पूरी कर दी नादिर शाह के बाद। अब सुनो, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया और समस्त उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसका फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने। तो आप तो जानते हैं अंग्रेज फूट डालो शासन करो की नीति थी उनकी। तो इन दोनों की वजह से अंग्रेजों ने उसका फायदा उठा लिया था, उनमें फूट डाल दी। तब मुगल साम्राज्य था वो नाम मात्र का रह गया था और धीरे धीरे लुप्त हो गया था। धीरे धीरे लुप्त हो गया था वो। ऐसे मुगल साम्राज्य लुप्त हुआ था। रीति काल, ये तो थी इसकी राजनीतिक परिस्थिति। अब लेते हैं सामाजिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति हो गई, सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति में क्या है? कैसा समाज था, समाज में कैसा व्यवहार रहा लोगों का। तो देखो सामाजिक परिस्थिति में क्या है, इस काल में सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला ज़्यादा था। सामंत होते थे पहले, राजाओं के ज़माने में कौन होते थे? सामंत, शासक, ये अधिकारी होते थे सामंत। मनसबदार होते थे, जो जनता इनके नीचे काम करती थी। इस काल में सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला था रीतिकाल के अंदर। और एक और विलासी शासक थे, सामंत अधिकारियों एवं मनसबदारियों का बोलबाला था। सामंत अधिकारी थे, मनसबदार थे, उनका इसमें बोलबाला था। तो दूसरी ओर गरीब जनता पिस रही थी। गरीब जनता पिस रही थी एक तरफ तो, और एक तरफ सामंतवादी और मनसबदार थे। अब सुनो, विलासिता की जो प्रवृत्ति थी, विलासिता की प्रवृत्ति के कारण जो नारी थी, उस समय की जो नारी थी, महिला थी, उस नारी को एक संपत्ति माना जाने लगा था। नारी को नारी की दृष्टि से नहीं देखते थे, उनको एक संपत्ति की दृष्टि से देखते थे। उस जैसे संपत्ति को अलग अलग बांट लिया जाता है,
2 भाई में, 4 भाई में, 5 भाई में ऐसे बांट लिया जाता, उस प्रकार उस नारी को भी संपत्ति की तरह बांट लिया जाता था, उसके साथ में भोग किया जाता था। तो विलास के उपकरणों का संग्रह करना एवं सुरा सुंदरी में लीन रहना, ये उच्च वर्ग के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। उच्च वर्ग थे, उच्च वर्गों का क्या काम था? विलासी उपकरणों का तो संग्रह करते थे और सुरा सुंदरियों में लीन रहते थे। ये उनका एकमात्र एक लक्ष्य बन गया था ऐसा करना। तो देखो, रीतिकाल में किसी की कन्या का बलात् अपहरण कर लेना, ये उच्च वर्ग के लिए तो एक सामान्य बात थी। किसी की कन्या का जबरदस्ती अपहरण कर लेना, ये उच्च वर्ग के लिए सामान्य बात थी। अभिजात वर्ग के हरम, अभिजात जो उच्च कुल के लोग थे, अभिजात वर्ग के जो हरम थे, हरम मुसलमानों के होते हैं जिनमें उनकी स्त्रियां रहती हैं। अभिजात वर्ग के हरम सुंदर नारियों से भरे रहते थे, सुंदर नारियों से भरे रहते थे, उनके हरम थे। वे वेश्यागमन को ही जीवन का परम सुख मानते थे, वेश्यागमन को जीवन का परम सुख मानते थे। बस वो तो ये सोचते थे स्त्री सब कुछ, उसका उपभोग करो। समाज में काम प्रवृत्ति की प्रधानता थी। घटिया शिक्षक भी काम वासना में लीन रहते थे। जो शिक्षक जिनकी सोच घटिया किस्म की थी, वो भी सुर सुंदरियों में लीन रहते थे। विलासी माता पिता की संतान भी अनैतिक कार्यों में लीन रहती थी। जो विलासी माता पिता थे, उनकी जो संतान थी, वह भी गलत कार्यों में लीन रहती थी, हमेशा गलत काम करती रहती थी। जो विलासी माता पिता हैं जिसके, तो उसकी संतान भी वैसे ही बनेगी जैसे माता पिता है। देखो जो विवाहित स्त्रियां थी, वो विवाहित स्त्रियां पति प्रेम के ना पाने के कारण, उनको पति प्रेम अगर नहीं मिलता था तो वे इधर उधर प्रेम संबंध बनाती फिरती रहती थी। अगर पति का प्रेम नहीं मिला तो वे प्रेम संबंध बनाती फिरती रहती थी। वैसे तो इस जमाने में भी ऐसा ही है, पर पहले रीतिकाल में कुछ ज़्यादा था। देखो, हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि समाज में जो विलास वृत्ति की भावना थी, वह चारों तरफ फैल गई थी, सर्वत्र व्याप्त थी। विलासी जीवन समाज में सभी जगह फैल गया था। ये समाज पूरा विलासपूर्ण हो चुका था, उसमें नारी का कोई महत्व नहीं था। जैसे एक पंक्ति संस्कृत की थी ना, नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो उसके बिल्कुल विपरीत है रीतिकाल। उसमें नारी की पूजा नहीं होती थी, नारी का भोग किया जाता था, उसको एक संपत्ति के रूप में माना जाता था। जिस प्रकार संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं भाई भाई, उसी प्रकार नारी का भी बंटवारा कर लेते हैं। तो नारी की कोई भी, कहते हैं कि नारी की वैल्यू नहीं थी, नारी को नारी के रूप में नहीं माना जाता था, नारी को एक उपभोग की वस्तु माना जाता था। देखो, ये थे सामाजिक जीवन। अब हम अगला तीसरा पॉइंट किसका है? सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। अब आ रहा है हमारा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। तो देखो, उस समय रीतिकाल में सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी रही थी, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, उस समय मुगल काल था। मुगल काल में अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां की उदार नीति थी, और उस उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय भी हुआ था। मतलब एक हुई थी हिंदू मुस्लिम संस्कृतियाँ, क्योंकि वो लोग अच्छे थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उनकी एक उदार नीति थी। उस उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम की जो संस्कृतियाँ थी वो एक हो गई थी, समन्वय हो गया था उनका। परंतु औरंगजेब एक कट्टर राजा था। कट्टर राजा था।
तो उस कट्टर धार्मिक नीति के कारण, उस औरंगजेब की जो कट्टर धार्मिक नीति थी, उस कट्टर धार्मिक नीति के कारण वह छिन्न भिन्न हो गया था, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया था। हिंदू मुस्लिम सब अलग अलग हो गए थे। और राम कृष्ण की जो लीलाएं होती थी, उस राम कृष्ण की लीलाओं में भी तो विलासी जीवन व्यतीत करते थे, विलासी जीवन देखते थे। उनमें उन विलासी जीवन की संगति खोजते थे लोग। राम और सीता, राम और कृष्ण की जो लीलाएं थी, उनमें भी विलासी जीवन की खोज कर रहे थे उस समय। हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के सिद्धांतों से हट करके कर्म कांड एवं बाह्य आडंबर तक सीमित रह गए थे। हिंदू जो मुसलमान थे वे धर्म के सिद्धांतों से बिल्कुल हट गए थे, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं था। कर्म कांड बाह्य आडंबर इनमें ज़्यादा फंस गए थे और इन्हीं तक वे सीमित थे। हिंदू मुसलमान इन्हीं तक सीमित थे। लोग अपनी विलासी मनोवृत्ति, लोग थे जो रीतिकाल के समय के कुछ लोग थे, वे अपनी विलासी प्रवृत्ति या विलासी मनोवृत्ति को पूर्ण करने के लिए हिंदू मंदिरों, पीरों और पीरों की तकियों पर जाने लगे थे। हिंदू मंदिरों पर जाने लगे थे, पीरों की तकियों पर जाने लगे थे। कौन? जो विलासी व्यक्ति थे। धर्म का स्थान था वो भ्रष्टाचार और पापाचार ने ले लिया था। वे धर्म के जो केंद्र थे वो भ्रष्टाचार पापाचार के केंद्र बन गए थे। जनता के अविश्वास के कारण जनता में अंधविश्वास हो गया था। जनता के अंधविश्वास का लाभ मुल्ला और मौलवी, पंडित, पुरोहित उठा रहे थे। जनता का जो अंधविश्वास था, उस जनता के अंधविश्वास में मुल्ला, मौलवी, पंडित, पुरोहित उठा रहे थे। इस काल में चित्रकला, स्थापत्य कला एवं संगीत कला का भी विशिष्ट स्थान रहा था। मुगलों की जो राजकीय भाषा थी फारसी थी। ये मुगलों की राजकीय भाषा थी। मुगलों की राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी थी। किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित थी उस समय। ब्रज भाषा में खूब रचनाएं रची गई थी, खूब प्रतिष्ठित थी काव्य भाषा के रूप में। राजस्थानी शैली जो कांगड़ा के चित्रों में रागमाला है, राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, लोक कथाएं, महाभारत की कथाएं, इनका चित्रण किया गया था उस समय। कब? रीतिकाल के समय। इमारतों में ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार आदि उल्लेखनीय थी। तो देखो बच्चों, ये रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां थीं उस समय। तो आपको इन परिस्थितियों से मैंने परिचित करा दिया है कि रीतिकाल की कैसी परिस्थितियां थी। सब में एक विलासपूर्ण जीवन था। धन्यवाद।